दोस्तों, क्या चीन ने पहली बार भारत के यूएनएससी दावे पर नरमी दिखाई है? क्या फ्रांस के साथ 3.25 लाख करोड़ का राफेल सौदा भारत की वायु शक्ति बदल देगा? क्या एआई समिट के जरिए भारत टेक्नोलॉजी की वैश्विक दिशा तय करने जा रहा है? और क्या मोदी सरकार का नया रक्षा बजट आने वाले वर्षों की तैयारी का संकेत है? आज की अपडेट्स अलग अलग खबरें नहीं हैं, ये सब मिलकर भारत की बदलती वैश्विक स्थिति की तस्वीर बनाती हैं। आज काफी सारी ऐसी अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर डिटेल में नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं चीन की। 10 फरवरी को दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक हुई। ब्रिक्स शेरपा मीटिंग के दौरान चीन के एग्जीक्यूटिव वाइस फॉरेन मिनिस्टर मा झाओशू ने भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री से कहा कि चीन भारत की यूएनएससी स्थायी सदस्यता की आकांक्षाओं को समझता और सम्मान करता है। अब ये शब्द छोटे लग सकते हैं, लेकिन कूटनीति में शब्द ही संदेश होते हैं। चीन ने खुलकर समर्थन नहीं दिया, लेकिन विरोध भी नहीं दोहराया। याद रखिए, अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन पहले ही भारत का समर्थन कर चुके हैं। चीन अकेला P5 देश था जो अस्पष्ट था। तो क्या ये रुख नरम पड़ रहा है? ये उसी समय हो रहा है जब LAC पर शांति बनाए रखने की बात दोहराई गई। वीजा, कैलाश मानसरोवर यात्रा और एयर सर्विस एग्रीमेंट अपडेट की चर्चा हुई। मतलब क्या? सीमा पर स्थिरता, बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और ब्रिक्स में भारत की 2026 अध्यक्षता को चीन का समर्थन, यह एक प्रैग्मैटिक बैलेंसिंग है। लेकिन क्या भरोसा पूरी तरह बहाल हुआ है? गलवान की यादें अभी भी ताज़ा हैं, इसलिए इसे पूर्ण समर्थन नहीं, एक कैलिब्रेटेड डिप्लोमैटिक सिग्नल कहा जा सकता है। और जब चीन संकेत देता है तो पश्चिम भी देखता है। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 17 से 19 फरवरी तक भारत में रहेंगे। उनका कार्यक्रम केवल औपचारिक नहीं है, वह AI इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे और प्रधानमंत्री मोदी से विस्तृत रणनीतिक वार्ता भी करेंगे। लेकिन इस यात्रा का असली भार सिर्फ कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रक्षा प्रस्ताव खड़ा है। करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव, 114 अतिरिक्त राफेल फाइटर जेट्स की खरीद। और यह कोई शुरुआती चर्चा नहीं है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल पहले ही एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दे चुकी है, यानी सिद्धांत रूप में मंजूरी मिल चुकी है। अब यहां से तस्वीर और स्पष्ट होती है। कुल 114 में से 18 जेट सीधे फ्रांस से आएंगे, लेकिन बाकी लगभग 90 भारत में बनाए जाएंगे, मेक इन इंडिया के तहत। यानी ये सिर्फ आयात नहीं है, बल्कि निर्माण क्षमता का विस्तार भी है। इनमें 88 सिंगल सीट वेरिएंट होंगे और 26 ट्विन सीट वर्जन, जो प्रशिक्षण और विशेष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए इसे केवल खरीद कहना अधूरा होगा। यह एक इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन है, जहां टेक्नोलॉजी, उत्पादन और सप्लाई चेन तीनों शामिल है। अब इसे भारत की मौजूदा स्थिति से जोड़कर देखिए। आज भारतीय वायुसेना के पास लगभग 30 स्क्वाड्रन हैं, जबकि स्वीकृत संख्या 42 है। यानी एक स्पष्ट क्षमता अंतर मौजूद है, और यह अंतर ऐसे समय में है जब पश्चिमी और उत्तरी दोनों सीमाओं पर दबाव बना हुआ है। ऐसे में इस गैप को भरना सिर्फ विकल्प नहीं, आवश्यकता है। राफेल की ताकत सिर्फ उसके एयरफ्रेम में नहीं है। मीटियर मिसाइल की लंबी दूरी की क्षमता, स्कैल्प की डीप स्ट्राइक क्षमता और एडवांस्ड सेंसर सिस्टम इसे एक कंप्लीट कॉम्बैट पैकेज बनाते हैं। यानी राफेल सिर्फ एक विमान नहीं है, बल्कि एक फोर्स मल्टीप्लायर है। और ध्यान दीजिए, यह सब उस समय हो रहा है जब भारत AMCA और तेजस Mk1A जैसे स्वदेशी प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहा है। मतलब रणनीति 2 स्तरों पर चल रही है, शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल रेडीनेस और लॉन्ग टर्म सेल्फ रिलायंस, यानी तत्काल सुरक्षा भी और भविष्य की आत्मनिर्भरता भी। और यही रक्षा साझेदारी अगले रणनीतिक कदम की नींव तैयार करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि PM मोदी जी ने रक्षा बजट को लेकर क्या घोषणा की है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एक महत्वपूर्ण बात कही। इंडियन आर्मी को वर्तमान वास्तविकताओं के अनुरूप मजबूत करना होगा। ये एक सामान्य बयान नहीं था, ये उस रणनीतिक सोच का संकेत था जो आने वाले वर्षों की दिशा तय करने वाली है। इसी सोच को अगर बजट में देखें तो तस्वीर और स्पष्ट हो जाती है। रक्षा बजट 2025 से 26 के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 15% की वृद्धि है। लेकिन असली संकेत कुल बजट में नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में छिपा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 2.31 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। और
यदि इसे पीछे जाकर देखें, 2015 में यही आंकड़ा मात्र 83,000 करोड़ रुपए था, यानी एक दशक में 3 गुना से अधिक वृद्धि। ये केवल खर्च बढ़ना नहीं है, ये प्राथमिकता का पुनर्संयोजन है। मतलब साफ है, संसाधन वहीं जा रहे हैं जहां सरकार भविष्य की सुरक्षा देख रही है। और इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री का दूसरा संदेश आता है, जो भी करना पड़े करेंगे। ये संदेश सिर्फ सैन्य नेतृत्व के लिए नहीं था, ये उद्योग जगत के लिए भी था। निजी क्षेत्र से साफ आह्वान किया गया, सिर्फ मार्जिन प्रोटेक्शन तक सीमित मत रहो, R&D में निवेश बढ़ाओ, इनोवेशन में जोखिम लेने का साहस दिखाओ, क्योंकि आधुनिक युद्ध केवल हथियारों से नहीं जीते जाते, वे तकनीक, डिजाइन और औद्योगिक क्षमता से जीते जाते हैं। अब इसे बड़े लक्ष्य से जोड़कर देखिए। विकसित भारत का लक्ष्य 2047 है और उस लक्ष्य की नींव 3 स्तंभों पर टिक रही है: रक्षा सशक्तिकरण के टेक्नोलॉजी नेतृत्व और औद्योगिक आत्मनिर्भरता। जब ये तीनों एक साथ चलते हैं तभी दीर्घकालिक शक्ति बनती है, और यही दिशा अभी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अब बात करते हैं दिल्ली में हुई AI समिट की। दरअसल दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट 2026 शुरू हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक टेक कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये भारत की डिजिटल दिशा का संकेत है। 20 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। साथ ही एक्जेंटेक, Amazon, क्वालकॉम, वर्टिव जैसे वैश्विक टेक दिग्गज मौजूद रहेंगे, यानी मंच अंतरराष्ट्रीय है। लेकिन भूमिका भारत की निर्णायक है, क्योंकि इस बार भारत सिर्फ भाग नहीं ले रहा, भारत नेतृत्व की स्थिति में है। और ये नेतृत्व आकस्मिक नहीं है, इसके पीछे एक विशाल डिजिटल आधार खड़ा है। अनुमान है कि 2027 तक भारत का AI बाजार $17 बिलियन पार कर सकता है। लेकिन किसी भी AI क्रांति के लिए सिर्फ निवेश नहीं, इकोसिस्टम चाहिए। भारत के पास लगभग 800 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं। इंडिया स्टैक पहले से डिजिटल पहचान और सेवाओं की रीढ़ बन चुका है। UPI ने भुगतान व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने स्केलेबल डिजिटल मॉडल स्थापित कर दिया है, यानी आधार तैयार है। AI को स्केल करने की क्षमता पहले से मौजूद है। अब इसी आधार पर वैश्विक कंपनियां अपनी रणनीति बना रही हैं। क्वालकॉम एज AI पर फोकस की बात कर रहा है, मतलब प्रोसेसिंग डिवाइस स्तर पर ही। Amazon 2030 तक अतिरिक्त $35 बिलियन निवेश की घोषणा कर चुका है, जो क्लाउड और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करेगा। वर्टिव AI इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार की तैयारी में है, यानी डेटा सेंटर क्षमता और पावर इकोसिस्टम पर काम। इन सब को जोड़कर देखिए तो तस्वीर साफ होती है। रक्षा में आधुनिकीकरण चल रहा है, टेक्नोलॉजी में नेतृत्व की कोशिश है, डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से विस्तार कर रही है। लेकिन हर रणनीतिक महत्वाकांक्षा का एक मूल प्रश्न होता है, इन सब के पीछे आर्थिक आधार कितना मजबूत है? और वहीं से अगली चर्चा शुरू होती है। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, भारत और फ्रांस के रक्षा मंत्री छठे एनुअल डिफेंस डायलॉग की सह अध्यक्षता करने जा रहे हैं। ये केवल एक औपचारिक बैठक नहीं है, ये उस साझेदारी की समीक्षा है जो पिछले कुछ वर्षों में लगातार गहरी हुई है। और यहाँ चर्चा सिर्फ राफेल तक सीमित नहीं रहेगी। हैमर प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल के संयुक्त उत्पादन पर बात होगी। H-125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन भारत में स्थापित करने की दिशा में प्रगति देखी जाएगी। अधिकारी आदान प्रदान कार्यक्रमों को और मजबूत किया जाएगा। साथ ही 10 साल के लिए रक्षा सहयोग समझौते के नवीनीकरण पर भी विचार होगा। यानी बातचीत बहुस्तरीय है, खरीद, उत्पादन, प्रशिक्षण और दीर्घकालिक संस्थागत ढांचा सभी शामिल हैं। अगर सैन्य सहयोग की जमीन देखें तो वह पहले से तैयार है। एक्सरसाइज शक्ति, थल सेनाओं के बीच तालमेल। एक्सरसाइज वरुणा, नौसेनाओं के बीच रणनीतिक अभ्यास। एक्सरसाइज गरुड़ा, वायु सेनाओं के बीच समन्वय। तीनों अभ्यास पहले से नियमित रूप से चल रहे हैं, यानी इंटरऑपरेबिलिटी सिर्फ कागज पर नहीं, मैदान में विकसित हो रही है। अब पूरी तस्वीर को जोड़कर देखें तो निष्कर्ष स्पष्ट है। ये संबंध अब ट्रांजैक्शनल नहीं रहा, ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन चुका है, जहां लेन देन से आगे बढ़कर संस्थागत गहराई, तकनीकी साझेदारी और साझा सुरक्षा दृष्टि विकसित हो चुकी है। और इतिहास बताता है, जब रक्षा सहयोग मजबूत होता है तो तकनीकी और औद्योगिक शक्ति भी साथ साथ आगे बढ़ती है। यही वह व्यापक दिशा है जो भारत की रणनीतिक स्थिति को नई परिभाषा दे रही है। दोस्त, हर 24 घंटे में जियोपॉलिटिक्स बदल रही है। कोई देश दबाव बना रहा है तो कोई नैरेटिव चला रहा है और कोई एनर्जी कार्ड खेल रहा है। लेकिन भारत अब रिएक्टिव नहीं, कैलकुलेटेड और लेयर्ड स्ट्रैटेजी खेल रहा है। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।